अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू से इंग्लिश सीखिए, ये मेरा 13वां लेक्चर है। मैं हूँ इंतखाब उमर। तो पहला सफ़ा शुरू करते हैं। कुरान सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 9 तर्जुमा। बेशक यह कुरान वो राह दिखाता है जो सबसे सीधी है और नेक आमाल करने वाले मोमिनों को खुशखबरी देता है कि उनके लिए बहुत बड़ा सवाब है। तो कुरान जो है वो हम लोग के लिए मशअल राह है, हमारे लिए दस्तूर हयात है। तो हमें इसे ही अपना मंबा और सर चश्मा बनाना होगा अपनी, अगर हमें ज़िंदगी और आखिरत दोनों अगर संवारनी है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 3 चीज़ों पे फोकस किया है। एक तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, इसका पार्ट 2 है। इसका पहला वाला पार्ट इसके पहले वाले लेक्चर 12 में था। फिर उसके बाद एज़ यूजुअल यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, और फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हो सका था, इसलिए इसे 2 हिस्सों में मुझे करना पड़ा। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस क्या है? जैसा कि मैंने पिछली वीडियो बताया था कि जुमले की जो तब्दीली हम लोग करते हैं वो जुमले की शक्ल को बदलते हैं, उसके फॉर्म को बदलते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग में कोई तब्दीली वाक़ नहीं होती। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग कम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस जैसा मैंने बताया था कि उसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और एक मेन क्लॉज होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। और सिंपल में सिर्फ एक ही होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट वो नहीं होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कम्प्लेक्स सेंटेंस का पहला एग्जाम्पल। ही सेड डैट ही वाज इनोसेंट। उसने कहा कि वो बेकसूर था। तो इसे हम सिंपल में कैसे कहेंगे? ही डिक्लेयर्ड हिज इनोसेंस। उसने अपनी बेकसूरी का ऐलान किया। दोनों का माना एक ही है, लेकिन दोनों के जुमले के फॉर्म में तब्दीली है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं अगर कम्प्लेक्स का। टेल मी वेयर यू लिव। बताओ कहाँ रहते हो। तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको सिंपल हम कह सकते हैं कि टेल मी योर एड्रेस, अपना पता बताओ, एक ही बात है। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल है कम्प्लेक्स सेंटेंस का। ही डाइड इन द विलेज वेयर ही वाज बोर्न। और इसे सिंपली हम कह सकते हैं ही डाइड इन हिज नेटिव विलेज। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है बेसिकली हमारे ये रिटेन और स्पोकन एबिलिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा करता है और हमारे लैंग्वेज में सुधार होती है। अच्छा, अब जो है दूसरा जो है वो हमने लिया है कंपाउंड सेंटेंस को कम्प्लेक्स सेंटेंस से बदलना। तो कंपाउंड सेंटेंस जैसे कि हम जानते हैं कि वो एंड या बट से जोड़ देते हैं उसको, 2 सिंपल सेंटेंस को, तो वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ एक सेंटेंस ये है, यहाँ तक यहाँ तक है। सर्च हिज पॉकेट, उसके पॉकेट को तलाशो। यू विल फाइंड द वॉच, तुम्हें घड़ी मिल जाएगी। तो इसे जोड़ करके सर्च हिज पॉकेट एंड यू विल फाइंड द वॉच। तो इससे अगर कम्प्लेक्स में एक सेंटेंस बनाना है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज की तरह, तो हमने यहाँ बनाया है इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट्स यू विल, या पॉकेट, इफ़ यू सर्च हिज पॉकेट यू विल फाइंड द वॉच। यहाँ फाइंड का एफ स्मॉल होगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है जो यहाँ हमने लिया, द लाइन वॉज वाउंडेड बट नॉट किल्ड। तो यहाँ पर फिर एक कंपाउंड सेंटेंस है, इसको फिर से कम्प्लेक्स बनाने के लिए द लाइन वाज नॉट किल्ड ऑल्दो ही वाज वाउंडेड, दोनों के का मीनिंग एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा जो है वो है कम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में बदलना। जैसे देखिए, आई एम सर्टेन यू हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे यकीन है कि तुमने गलती की है। इसे कंपाउंड में बदलेंगे अगर हम, तो यू हैव मेड अ मिस्टेक एंड ऑफ दिस आई एम सर्टेन। तो दोनों को यहाँ एंड से जोड़ करके 2 जुमले बना दिए गए हैं। कंपाउंड में यहाँ पर COMPOUND होगा। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है कम्प्लेक्स का, ही इज़ मोर अ फिलोसफर दैन अ पोएट। और इसे कंपाउंड में ही इज़ समथिंग ऑफ ए पोएट बट रादर मोर ऑफ ए फिलोसफर। दोनों का मीनिंग एक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक आता है एडवर्ब टू। ये एडवर्ब टू जो होता है जब किसी एडजेक्टिव के पहले आता है तो इसका मतलब होता है इतना ज़्यादा अच्छा, इतना ज़्यादा ख़राब, इतना ज़्यादा लंबा, इतना ज़्यादा नाटा, या जो भी हो कि वो चीज़ हो मुमकिन नहीं है या वो चीज़ किया नहीं जा सकता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टू और टू के साथ होता है। तो जैसे यहाँ पर एडवर्ब टू को हमें रिमूव करना है और एक दूसरा सेंटेंस ट्रांसफर करना है जिसके मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं होगी। ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। यह न्यूज़ इतना अच्छा है कि ये सही नहीं हो सकता, या सही होने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। हिज न्यूज़ यहाँ फिर ये THE द न्यूज़ इज़ सो गुड डैट इट कैन नॉट बी ट्रू। सो डैट
ये न्यूज़ इतना अच्छा है कि ये सही नहीं हो सकता। इसी तरह से द मैंगोज़ आर टू चीप टू बी गुड, ये इतने सस्ते हैं कि अच्छे हो नहीं सकते, यानी ये अच्छे होने के लिए बहुत सस्ते हैं। ये मतलब इतना अच्छा, इतना सस्ता सामान जो होता है वो मिल नहीं सकता अच्छा सामान। तो मतलब ये हुआ कि इतने सस्ते हैं कि अच्छे नहीं हो सकते। तो इसे हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, टू को हटाएंगे, द मैंगोज़ आर सो चीप डैट दे कैन नॉट बी गुड। इसी तरह से द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, ये दरख्त इतना ऊंचा है कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता, मतलब मेरे चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो इसे हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिमूव टू हटाएंगे, टू को हटाएंगे और एक नए सेंटेंस में इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम इस तरह सकते हैं, द ट्री इज़ सो हाई डैट आई कैन नॉट क्लाइम, दरख्त इतना ऊंचा है कि मैं चढ़ नहीं सकता। इसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस में एक डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को भी इंटरचेंज करके आप सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को सुपरलेटिव में। तो ये प्रैक्टिस से मुमकिन है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने सबसे पहले यहाँ 3 एग्जाम्पल पॉजिटिव का लिया है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपैरेटिव में या तो मोर लगा रहता है जुमले के शुरू में, या फिर उस एडजेक्टिव में ER लगा रहता है, और उसके उस एडजेक्टिव पर या तो मोर लगा रहता है, या फिर उसमें अगर वो एडजेक्टिव बड़ा है, 2 से ज़्यादा सिलेबल का है, 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल का है, तो उसमें ER लगाते हैं, फिर देन लगाते हैं। और पॉजिटिव में वो ER नहीं लगा रहता है। पॉजिटिव, आई एम एज स्ट्रॉन्ग एज हिम, मैं इतना मजबूत जितना वो। तो इसे कंपैरेटिव में कहेंगे ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन मी, वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दोनों का देख रहे हैं, मीनिंग एक ही है। इसी तरह से दूसरा है पॉजिटिव, द रेज़र इज़ नॉट एज शार्प एज डैट वन, रेज़र उतना तेज़ नहीं है जितना कि ये रेज़र उतना तेज़ नहीं जितना कि वो। तो दैट रेज़र इज़ शार्पर दैन दिस वन, तो ये रेज़र उससे ज़्यादा तेज़ है। दोनों का एक ही मीनिंग है। इसी तरह से पॉजिटिव है, फ्यू हिस्टोरियन राइट एज इंटरेस्टिंगली एज जोशी, तो फ्यू और फ्यू द फ्यू, तो वो मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोगों को। फ्यू माने होता है इंग्लिश में जब कोई चीज़ न कहना होता है तो उसे फ्यू बोलते हैं, अगर कुछ थोड़ा होता है तो ऑफ यू लगाते हैं। तो कुछ ही न के बराबर हिस्टोरियन हैं, इतने अच्छे लिखते हैं जैसा कि जोशी। तो जोशी राइट्स मोर इंटरेस्टिंगली देन मोस्ट हिस्टोरियन, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलिए इसे से डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आगे बढ़ते हैं। तो पॉजिटिव एक सेंटेंस लिया, इससे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, हाँ, तीनों डिग्री बनाने के यहाँ एग्जांपल देखते हैं। नो अदर मेटल इज़ एज यूज़फुल एज आयरन, कोई दूसरा मेटल इतना यूज़फुल नहीं जितना आयरन है, मतलब आयरन बहुत सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसे हम ऐसे कंपैरेटिव में अगर हम करेंगे तो आयरन इज़ मोर यूज़फुल दैन एनी अदर मेटल, आयरन इज़ मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मेटल्स, आयरन सभी मेटल्स में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो देखा हमने कि ये पॉजिटिव था, सिर्फ यूज़फुल था, यहाँ मोर यूज़फुल का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ मोस्ट यूज़फुल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में एक आप किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बना के भी जुमले की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और मीनिंग में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यहाँ 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे एफर्मेटिव लेते हैं, यस में लेते हैं, आई वॉज डाउटफुल वेदर इट वॉज यू, मुझे शक है कि तुम थे। तो इसे हमने निगेटिव बना के कैसे, डाउटफुल को हटा के क्या कर दिया हमने, नॉट श्योर, आई वॉज नॉट श्योर डैट इट वॉज यू। इसी तरह दूसरा एफर्मेटिव, ही इज़ ग्रेटर दैन मी, निगेटिव, आई एम नॉट सो ग्रेट एज हिम। तो यहाँ पर कंपैरेटिव को पॉजिटिव में भी है और प्लस ये एफर्मेटिव को निगेटिव में भी है, दोनों यहाँ पर सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं दोनों तरीके से। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में, है ना, असर्टिव समझते हैं, इसको स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप वाले सेंटेंस में हमें तब्दील करना है। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन लेते हैं, वाज ही नॉट अ विलेन टू डू सच अ डीड, क्या वो इस काम करने के लिए विलेन नहीं था, वो खलनायक नहीं था। तो इसको अगर हम बोल दें, मतलब था, क्वेश्चन है क्लियर है, तो हम बोल सकते हैं ही वाज अ विलेन टू डू सच डीड। इसी तरह से यहाँ पे दूसरा इंट्रोगेटिव का है, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, रद्दी चीज़ों पढ़ने के लिए वक्त बर्बादी क्यों करना, मतलब ये गलत चीज़ है या अक्लमंदाना हरकत नहीं है। तो इसे हम असर्टिव सेंटेंस में बोल सकते हैं, इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट टाइम इन रीडिंग बुक इन रीडिंग ट्रैश, रद्दी चीज़ों को, बेकार चीज़ों को पढ़ना ये सरासर बहुत ज़्यादा। पिछले कई वीडियो की तरह अब हम यूजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स पे आते हैं, कुछ अहम अल्फाज के इस्तेमाल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं फोकस करना चाहता हूँ इडियम्स, फ्रेजेस और प्रोवर्ब्स पर।
एक्चुअली होता क्या है कि ये ईडियम जो है जिसे उर्दू में मुहावरा कहते हैं, है ना, और फ्रेज़ प्रोवर्ब्स को कहावत कहते हैं, ठीक है। और ये तीनों अल्फाज का ग्रो होता है, ग्रुप्स होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है। तो इसमें तीनों में डिफरेंस ये है कि ये ईडियम जो है ये एक अलामती माना होता है कि जब हम जो कुछ अल्फाज का ग्रुप बनाते हैं तो उसका जो वर्ड है वो वर्ड का मीनिंग ना निकले, कुछ और मीनिंग निकलता है। फ्रेज़ का एग्जैक्टली वही माना निकलता है जो अल्फाज होते हैं। लग़वी माने होता है, मतलब लफ्ज़ी माना होता है। और प्रोवर्ब जो है वो एक तरह से ये एक शॉर्ट सेंटेंस होता है, कौल होता है जो किसी दूसरे शख्स को मशवरा वगैरह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ ईडियम्स और कुछ फ्रेजेस को देखते हैं। जैसे ईडियम यहाँ पर है ए हॉट पोटैटो। ए हॉट पोटैटो कहते हैं एन इशू डैट मेक्स एवरीवन अनकंफर्टेबल, कि ऐसा मामला कि जिससे हर आदमी बेइत्मीनान रहता है। इसी तरह से दूसरा है ईडियम्स ए पीस ऑफ केक्स, ठीक है। तो ए पीस ऑफ केक माने क्या होता है? केक का टुकड़ा, लेकिन इसका ये मीनिंग नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ जिसे आसानी से हासिल किया जा सके। तीसरा है वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ये हुआ कि कोई चीज़ जब बहुत कभी कभी वो चीज़ नमूदार होती है, ज़ाहिर होती है, तो उसे हम लोग वंस इन अ ब्लू मून कहते हैं। इसी तरह से अ बेड ऑफ रोजेस का माना होता है लाइफ ऑफ ईज़, आसान ज़िंदगी। इसी तरह से रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि तेज़ बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने देखा ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसी तरह से यहाँ भी कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम देखेंगे, लेकिन ये फ्रेजेज है क्योंकि इसके जिसमें जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उसका वही मीनिंग निकलता है जो यहाँ। जैसे बाय एनी मीन्स, मतलब कैसे भी करके। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। सी यू लेटर, तुम्हें बाद मिलेंगे। नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। डिड नॉट या डिडंट कैच योर नेम, आपका नाम याद नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रोवर्ब्स को भी देख लेते हैं कि ये किस तरह से रोल अदा करते हैं, किस तरह से हमें एक दूसरे को मशवरा देने में या कोई सलाह देने में काम आते हैं, या जुमले की खूबसूरती को हमने एक पूरी कहानी बता दी, फिर लास्ट में एक प्रोवर्ब बोल दिया, वो पूरे कहानी को, पूरे वाक़या को वो अकेले समेट लेता है। जैसे देखिए, डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मतलब क्या होता है? मौत का कोई एतबार नहीं। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, नीम हकीम ख़तरे जान। गुड माइंड गुड फाइंड, आप भले तो जग भला। व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू, जब आप रोम में हो तो वैसे ही करें जैसा करते हैं, मतलब जैसा देश वैसा भेष। अ बैड नेम इज़ वर्स दैन अ बैड डीड, अगर आप बुरा काम करते हैं उससे कहीं ख़राब है बुरा नाम होना। तो मतलब यह बद अच्छा बदनाम बुरा। टू ओ इज़ वो माने होता है कर्ज लेना, वो माने होता है बीमारी। टू ओ इज़ वो कर्ज मर्ज है। एज़ यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं मुहावरे में? जैसी करनी वैसी भरनी। तो देखा हमने कि प्रोवर्ब्स जो है हमारे जुमले की खूबसूरती में कितना इजाफा करते हैं और हमारे सेंटेंस, हमारे मतलब के आपस की गुफ्तगू में को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। चलिए अब जो है अल्फाज पे आते हैं। इसमें आपको बहुत सारे ईडियम्स मिलेंगे, बहुत सारे फ्रेजेस मिलेंगे, तो इसलिए मैंने पहले ईडियम और फ्रेज़ के बारे में आप लोगों को बताया था। अब देखिए यहाँ जो है चांस के बारे में देखते हैं। चांस, लीव इट टू चांस, मतलब इसे किस्मत पे छोड़ दो। इट ऑल हैपेंड बाय चांस, ये सब का सब क्या हुआ? इत्तेफाकन हुआ। उसके बाद आगे देखते हैं चांस इट का मतलब होता है आजमा कर देख लो। आई हैव नो चांस टू डू सो, मतलब कि आई हैव नो चांस टू डू, मुझे करने का मौका ही नहीं मिला। अब यहाँ ये चांस पे हमने देखा जो रेड कलर से है, चांस का मीनिंग अलग अलग इससे चेंज होता है। इसी तरह डील माने क्या होता है? सौदा करना। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अलग अलग मीनिंग। डील हिम ए बोलो, मतलब क्या हुआ? उसे नुकसान पहुँचाओ, मतलब उसे एक और लगाओ, एक धक्का और लगाओ। ही डील्स इन गॉसिप, क्या करता है? वो फजूल बातों में वक्त ज़ाया करता है। हाउ विल आई डील विथ दिस मैन, मतलब हुआ इस आदमी से मैं कैसे निपटूँ। इट इज़ योर डील, ये तुम्हारा मामला है, ये तुम्हारा सौदा है ना, तुम्हारी बारी है। इट इज़ अ गुड डील, क्या है? अच्छा सौदा हो गया है, ये हो गया इस तरह से डील। अब फिर यहाँ एक वर्ड हमने लिया है डे माने क्या होता है? दिन होता है, जैसा कि हम जानते हैं। देखिए, डे आफ्टर टुमारो, आने वाले वक्त कल को, यानी परसों को डे आफ्टर टुमारो कहते हैं। और गुजरा हुआ कल को कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे कहते हैं। ही हैज़ फॉलन ऑन इविल डेज, उसके बुरे दिन आए हुए हैं।
एवरी ह्यूमन हैज़ इट्स डे, हर इंसान का वक्त आता है, मतलब हर इंसान को कभी न कभी खुशी ज़रूर मिलती है। दोज वर द डेज़, वो भी क्या दिन थे, काश न जो गुजरे ज़माने को आदमी आह भर के याद करते हैं। दोज वर द डेज़, देयर विल बी अ डे डैश डैश डॉट डॉट, मतलब कि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ऐसा ऐसा दिन भी होगा कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या ऐसा ही है। देयर विल बी डे सेंटेंस का आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से लास्ट को देखते हैं। लास्ट माने क्या होता है, आखिरी, लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट है ना, ये इडियम है। इसका मतलब ये होता है सबसे आखिर में तो है लेकिन ये किसी तरह से कम भी नहीं है, तो इससे हम लोग कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। द लास्ट डे, क़यामत के दिन को लास्ट डे कहते हैं, है ना, डे ऑफ रिसरेक्शन। ही ब्रेदिथ हिज लास्ट, मतलब क्या हुआ कि उसने ज़िंदगी की आखिरी सांस भरी, मतलब वो मर गया। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, ये कब तक ठहरेगा, यहाँ लास्ट में ठहरना हो गया। स्टिक टू योर लास्ट, जो कर सकते हो बस वही करो, तो ये हो गया अपने वादे पे कायम रहो, इसी तरह से यहाँ पे अब हैंड को लेते हैं। हैंड से क्या क्या बना सकते हैं हम लोग, किस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं। ही लिव्स एट हैंड, एट हैंड माने होता है करीब, नज़दीक, वो करीब ही रहता है। हैंड्स ऑफ दोज कुकीज़, मतलब कि उस कुकीज़ से, उससे बिस्किट से अपने हाथ दूर ही रखो, ये हैंड्स ऑफ हुआ। ही योर लेटर इज़ टू हैंड, मतलब तुम्हारा ख़त मेरे हाथ लग गया है, टू हैंड मेरे हाथ लग जाना। ही इज़ एन ओल्ड हैंड एट इट, वो इस काम का माहिर है। मनी चेंजेस हैंड, मतलब क्या है, दौलत आनी जानी शय है, हाथ बदलती रहती है। इस तरह से विश को देखते हैं। सी विशेस मी डेली, वो मुझे रोज़ाना सलाम करती है, नेक ख्वाहिशात का इजहार करती है। विश यू गुड लक, कामयाबी तुम्हारा मुक़द्दर हो। डूइंग इज़ बेटर दैन विशिंग, मतलब किसी को जो ख्वाहिश करने से बेहतर है कि आप वो काम कीजिए। आई गॉट माई विश, मेरी ख्वाहिश क्या हो गई, पूरी हो गई। इसी तरह से अब यहाँ मैन पे आते हैं। मैन माने आदमी होता है, लेकिन देखिए ये एक दो वर्ड मिल करके इसका मीनिंग कैसे तब्दील होता है। ही इज़ आ मैन अबाउट टाउन, है ना, क्या मतलब है इसका, कि वो ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं मैन अबाउट टाउन। आई एम मैन ऑफ वर्ल्ड, मतलब मैं दुनिया का आदमी हूँ, मतलब मैं दुनिया के मामलात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आई एम माई ओन मैन, मतलब मैं मेरा अपना आदमी हूँ, मतलब क्या हुआ इसका, कि मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक हूँ। बी अ मैन, मतलब इंसान बनो। द मैन इन द स्ट्रीट, आम आदमी को द मैन इन द स्ट्रीट बोलते हैं। इसी तरह से वर्ड के लिए हम आते हैं, देखते हैं। वर्ड्स फेल्ड हिम, मतलब ये हुआ उसे इजहार करने के लिए अल्फाज नहीं मिले। ईट योर वर्ड्स, अपने अल्फाज को खाओ, मतलब क्या हुआ कि अपने अल्फाज वापस ले लो। हैव ए वर्ड टू से, क्या आपको कहने के लिए कुछ है, या हैव ए वर्ड टू से, आपसे एक बात करनी है, ये भी एक मीनिंग हो सकता है। टेक माई वर्ड फॉर इट, जो मैं कहता हूँ, टेक माई वर्ड, मेरे अल्फाज के मतलब जो मैं कहता हूँ उसे यकीन करो। गिव हिम माई वर्ड, है ना, उससे मेरी बात बता दो, है ना, कह दो उससे मेरी बात। चलिए आगे आते हैं। शेक एक वर्ड लेते हैं। शेक माने हिलना होता है, हिलाना होता है। तो ये देखिए शेक विथ कोल्ड का मतलब होता है, शेक विथ कोल्ड का मतलब होता है ठंड से कांपना। शेक हैंड विथ हिम, उनसे हाथ मिलाना। आई वांट टू शेक ऑफ दिस डिजीज़, मैं इस बीमारी से छुटकारा चाहता हूँ। आई विल बी बैक इन 2 शेक्स, 2 दफ़ा कोई चीज़ हिलता है, इसी बीच में वापस आता हूँ, मतलब कि मैं 2 मिनट वापस आता हूँ, बहुत जल्दी वापस आता हूँ, ठीक है। अब शूट आता है, शूट माने गोली चलाना होता है, गोली मारना होता है, ठीक है। ही इज़ शूटिंग अप फास्ट, क्या मतलब वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मतलब वो जल्दी जवान हो रहा है। यू आर शूटिंग अ लाइन, तुम छोड़ रहे हो, मतलब तुम डींगे हाँक रहे हो। आई हैव ए शूटिंग पेन इन माई लेग, मेरे टांग में क्या है, शदीद दर्द है। तो शूटिंग पेन, शदीद दर्द। कैन यू शूट, क्या तुम गोली चला सकते हो, या तुम्हें गोली चलाने आती है। तो हम देख रहे हैं किस तरह से ये अल्फाज का पावर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपको इंग्लिश बोलने में उतनी ज़्यादा आसानी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। पढ़ लेते हैं टेल। टेल द वर्ल्ड, दुनिया को बता दो, मतलब डंके की चोट पर ऐलान कर दो को कहते हैं टेल द वर्ल्ड। डोंट टेल द टेल, ये टेल जो है टी-एल, टेल माने कहानी होता है। डोंट टेल द टेल का मतलब होता है कहानी मत करो, या दूसरे की खामियों को
उजागर करना होता है ना। इसको भी टेल द टेल कहते हैं, टेल द टेल। डोंट टेल मी ऑन, टेल मी ऑन मतलब मेरी शिकायत मत करना। इट इज़ अ टेलिंग स्टोरी, है ना, ये मुतासिर कुन कहानी है। डोंट टेल मी, ऐसी बात ना करो, मुझे मत बताओ, ये सिंपल टेल का मीनिंग है। इसी तरह से अगर थिंग्स लेते हैं अगर, तो ही इज़ सीइंग थिंग्स, उसे तारे दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें दिखाई दे रही हैं मतलब उसे तारे दिखाई दे रहे हैं। हाउ आर थिंग्स, ठीक है, हालात कैसे हैं। इट वाज अ नियर थिंग, हम तो बाल बच गए, मतलब बहुत नज़दीकी मामला था। द थिंग इज़ आई कैन नॉट गो, बात यह है कि मैं जा नहीं सकता। थिंग्स आर गोइंग बैड, हालात अच्छे नहीं हो रहे हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं। आई, एन आई फॉर एन आई, आँख के बदले आँख। हाफ एन आई का मतलब होता है थोड़ी भी अक्ल होना, बुरी नज़र रखना। हाँ, आई एम ऑल आइज़, सब देख रहा हूँ। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखो। माइंड योर आई, टेक केयर, माइंड योर आई, देख कर चलो, टेक केयर। चलो, एन एविल पर्सन, एविल माने क्या होता है, गंदा, ख़राब, बुरा, शैतान, जो भी कहिए। एन एविल पर्सन, शैतान या बुरे सोच का इंसान को एविल पर्सन कहते हैं। एविल माइंडेड क्या कहते हैं, शैतानी ख्यालात का मालिक। एविल आई, बुरी नज़र। एविल टोंग, काली ज़बान। और एविल स्पिरिट मतलब कि इम्पोर्टेंट वर्ड के ये आखिरी स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे वर्ड है ब्रेक। ब्रेक माने क्या होता है, तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रेक से मीनिंग कैसे बदलते हैं। द डे इज़ बिगिनिंग टू ब्रेक, बिगिनिंग टू ब्रेक मतलब दिन निकलना शुरू हो रहा है, पॉप हट रहा है, पॉप हटने वाला है। ब्रेक द ग्राउंड, ठीक है, ब्रेक द ग्राउंड जो होता है इसका मतलब क्या होता है कि ग्राउंड को तोड़ो, मतलब क्या होगा, किसी और चीज़ पर किस्मत आजमाई करो। ब्रेक द न्यूज़, तो ब्रेक द न्यूज़ का मतलब होगा कि बुरी खबर सुनाना, कोई बुरी खबर कहना, ब्रेक द न्यूज़। ब्रोकन स्लीप मतलब बेचैनी की नींद को क्या कहते हैं, ब्रोकन स्लीप। ब्रेक ऑफ नाउ, ब्रेक ऑफ नाउ मतलब अब चुप भी हो जाओ। इसी से ब्लो माने क्या होता है, बहना। यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब तुम कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो, ठीक है, ये इडियम है। ग्रेट ब्लो, गहरा सदमा। एट वन ब्लो, एक ही वार में। डोंट ब्लो योर टॉप, डोंट ब्लो योर टॉप मतलब होता है कि गुस्से मत आओ। और आखिरी है इट विल सून ब्लो ओवर, ये बात जल्द ही लोगों के जहन से निकल जाएगी। अब हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इसे मैंने बहुत ही आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की है, बस आप एक एक स्लाइड को देखते जाइए, समझते जाइए और इंशाअल्लाह ताला ये आपके जहन में ये बात पेवस्त होती चली जाएगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे अक्सर व बेशतर लड़कों को, बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, समझ नहीं आता है। लेकिन चूँकि अब तक हम लोगों ने इतनी ज़्यादा बातें जान ली हैं ग्रामर के बारे में कि अब हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझने में कुछ भी परेशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। तो डायरेक्ट को उर्दू में कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच को रियायत लफ्ज़ी कहते हैं या बिलावास्ता बयान, और इनडायरेक्ट स्पीच को रिवायत मानवी या बिलवास्ता बयान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक्चुअली स्पीच है क्या, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नरेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बातों को बताने का जो तरीक़ा होता है वो उसको समझना है। तो किसी चीज़ को बताने का, यानी किसी चीज़ की कही हुई बात को दूसरों को बताने के लिए, ध्यान रखिए, हमसे किसी ने कही है कोई बात, हम उस आदमी को ना कहकर अब किसी तीसरे आदमी को बता रहे हैं, तो उसको हम दो तरीक़े से बता सकते हैं। पहला तरीक़ा क्या होता है, वो होता है कि जैसे यहाँ देखिए अहमद ने कहा, उसके बाद यहाँ पर कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमा है। क्या कहा अहमद ने, आई हैव बॉट अ वॉच फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए घड़ी ख़रीदी है। तो एक तरीक़ा तो ये हो गया, अहमद ने कहा था ये कहा था, इतना सा ये बात कही थी, हू बहू उसी अल्फाज को हमने बता दिया। दूसरा तरीक़ा ये है जो तीसरे आदमी इसमें बता रहा हूँ, वो ये कह रहा है कि अहमद सेड, अहमद ने कहा, डैट ही हैड बाउट अ पेन फॉर मी, अहमद ने कहा कि उसने मेरे लिए घड़ी ख़रीदी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो तरह से कही हुई बात बताई गई है। इसमें से एक जो ये पहला वाला तरीक़ा था ये कहलाता है ये कहलाता है, ये तरीक़ा जो है ये डायरेक्ट स्पीच का तरीक़ा कहलाता है, और ये है ये इनडायरेक्ट स्पीच का तरीक़ा कहलाता है। तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच का पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक हम लोग जितनी बातें पढ़ते आ रहे थे वो सारे के सारे ऑलरेडी डायरेक्ट सेंटेंसेस थे। तो सबसे पहले हम लोग
इनडायरेक्ट स्पीच को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए है क्या इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ये स्पीच का वो फॉर्म है जो किसी आदमी से किसी वक्त में जो बात हुई थी ना, उसको कहने का एक ये फॉर्म है, तरीका है, ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। उसके बाद क्या होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच ये है, हम रिपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी ने कोई बात हमसे कही थी, वो बात हम कह रहे हैं, उसके असल अल्फाज को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है, जब वर्ड या फ्रेज़ को हम अपने अल्फाज में बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। समझ गए कि किसी आदमी ने किसी पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में कोई बात कही थी, उस बात को अब हम किसी तीसरे शख्स से उसी की बात को कह रहे हैं, अपने अल्फाज में कुछ अल्फाज को बदलना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो आमतौर से सेट से शुरू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम नरेट करते हैं जब किसी की बात को, इसको इसी से ये वर्ड नरेशन बना है, बहुत लोग इसको नरेशन भी कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, लेकिन एक्चुअली ये डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच है। उस स्पीच को जो स्पीच माने क्या होता है, कही हुई बात, स्पीच को जो बताने का तरीका होता है उसे नरेशन कहते हैं। नरेट माने होता है बताना, तो हम नरेशन पढ़ेंगे किसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का नरेशन पढ़ेंगे। डायरेक्ट जैसा कि मैंने बताया था वो बिला वास्ता होता है, और इनडायरेक्ट माने क्या होता है, बिल वास्ता। जो बात रिपोर्ट की गई है रिपोर्टेड कहती है, और जो जिसने रिपोर्ट किया है वो रिपोर्टिंग कहलाता है। वो आगे हम और फिर देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम बहुत अच्छे समझते हैं कि ये जो डायरेक्ट स्पीच था इसमें के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो जनरली रिपोर्टेड स्पीच ये एक्चुअली ये रिपोर्ट करने वाला है। तो हमने पीछे देखा था रिपोर्ट करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्ट करने वालों को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जो स्पीच है ना, ये स्पीच है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये जो स्पीच है ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्ट क्या हुआ स्पीच है ना, समझ रहे बात को, कि ये ही सेज वो कहता है। ठीक है, ही सेज वो कहता है, ये रिपोर्ट करने वाला है। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और इसके अंदर जो ये वर्ब इस्तेमाल हुआ है सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग। और ये रिपोर्ट की हुई बात क्या है, वो क्या कहता है, आई राइट एन एस्से, मैं एस्से लिखूँगा। तो ये इसमें इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाता है। ओके, चलिए। तो आमतौर से हम जब इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच जब पढ़ेंगे, तो उसमें जो तब्दीली वाक़ होगी हम देखेंगे, इसमें देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम देख लें कि ही सेज आई राइट एन एस्से, इसको हम कैसे इनडायरेक्ट में बोलेंगे, ही सेज दैट ही राइट्स एन एस्से। दोनों का एक ही माना है। ये कहने का तरीका जो हो गया, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो हमने सीखा ये वाला पार्ट जो है, लेफ्ट वाला पार्ट जो है ये रिपोर्टिंग, ये वाला पार्ट रिपोर्टिंग, और ये वाला पार्ट रिपोर्टेड। अब इस रिपोर्टिंग में जो वर्ब है रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ब है वो रिपोर्टेड वर्ब कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि वाई डू वी इनक्लोज डायरेक्ट स्पीच इन इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क। डायरेक्ट स्पीच को हम इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन में क्यों बोलते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच है ना ये वाला, तो इसको हमने ये इन्वर्टेड कॉमा में हमने क्यों इसको इनक्लोज किया है। तो देखिए होता क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो एक्चुअल वर्ड होते हैं वो जिस आदमी ने कहा है उसी के अल्फाज को हम जूं का तू उतार देते हैं, इसीलिए एग्जैक्ट वर्ड चूँकि हमें स्पीकर का बोलना पड़ता है, इसलिए हम इसे कोटेशन मार्क के अंदर इनक्लोज करते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए राहत सेड, राहत ने कहा, तो राहत ने ये हु बहु यही अल्फाज कहे, आई ब्रोक द कप। आई मतलब मैं, राहत अब ने कहा मैंने कप तोड़ दिया, तोड़ा, तो आई मतलब यहाँ राहत हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये उसके अल्फाज हु बहु अल्फाज हुए, तो ये इसलिए इसको हमने इनक्लोज किया जाता है डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन। चलिए उसके बाद क्या है कि वाई एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर स्लाइटली चेंज इन डायरेक्ट। आखिर क्या वजह है कि इनडायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर ने जो बात कही थी, राहत ने कहा मैंने कब तोड़ डाला, तो उसको हम चेंज करके क्यों बोलते हैं। देखिए उसकी असल वजह क्या है, उसकी असल वजह यह है कि असल अल्फाज माजी में बोले गए थे, है ना। राहत ने ये बात कल कही थी मुझसे, लेकिन अब आप ये अल्फाज मौजूदा वक्त पर, अब ये बात मैं आपसे अब बता रहा हूँ मतलब। इसी तरह जब स्पीकर ये अल्फाज बोल रहा था तो वो आपको डायरेक्ट मुखातिब कर रहा था, है ना। हम लोग आमने सामने बात कर रहे थे, वो हमसे कह रही थी कि मैंने कब तोड़ डाला। लेकिन अब हम
किसी दूसरे शख्स से यानी इनडायरेक्टली मुखातिब हो रहे हैं, मतलब ये बात मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर राहत नहीं है। और तो दो चीज़ गुजरी, एक तो वक्त भी गुजर गया, कल बात हुई थी वो मैं आज कह रहा हूँ, और उस वक्त राहत से डायरेक्ट बात हो रही थी, अभी उसकी बात को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। तो इसी वजह से जो दो चीज़ें हैं वो कंपल्सरीली चेंज होते हैं, एक होता है ज़माना टेंस और दूसरा होता है ज़मीर प्रोनाउन। तो ये दोनों चीज़ें इसको कंपल्सरी हर तरह के सेंटेंस में इसकी तब्दीली वाक़ होगी। और उसके अलावा और भी नुमाया तब्दीली होती है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक स्लाइड में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे, और बहुत आसानी से समझ आएगी। तो हमने ये चीज़ सीखा कि आखिर क्यों तब्दीली होती है। अगर ये चीज़ आप सीख जाएंगे तो आपको लिए इनडायरेक्ट बनाना, इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच को बनाना या बोलना या लिखना और अभी आसान हो जाएगा। अब ये पिछले जुमले में जो उसने राहत ने मुझसे कही थी कि मैंने कब तोड़ डाला, उसको अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि राहत कह रही थी कि उसने कब तोड़ा। तो राहत कह रही थी, राहत ने कहा कि उसने कब तोड़ा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट में, ये उसकी बात को मैं अब आप लोगों को दूसरी तरह से कुछ अल्फाज को तब्दील करके मैं आप लोगों के सामने, ठीक है। अब हम चूँकि इनडायरेक्ट स्पीच से पढ़ेंगे तो अब सवाल होता है कि इनडायरेक्ट स्पीच को हम लिखे कैसे, बोले कैसे। तो हमने पीछे बताया था कि जनरली रिपोर्टेड स्पीच, जो कोटेशन वाला मार्क्स होता है ना, जो बात कही हुई होती है, रिपोर्ट की गई बात हो, रिपोर्ट करने वाला नहीं, रिपोर्ट की गई जो बात होती है उसमें तब्दीली होती है। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में भी तब्दीली होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। जो रिपोर्ट करने वाला होता है ना, सेंटेंस कॉमा से पहले यानी कोटेशन मार्क से पहले सब, जैसे स्टेटमेंट वाला अगर आप सेंटेंस लेंगे तो वो सेड या टोल्ड बदल जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे तो उसका जो शुरुआती होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है, उसका वर्ब जो है इंक्वायर्ड आस्क्ड बदल जाएगा। कमांड लेंगे, इंपरेटिव लेंगे तो वो उसमें रिक्वेस्टेड और डट बदल जाएगा। इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदल जाता है। लेकिन ये बहुत ही मुख्तसर है, हमें पढ़ना है रिपोर्टेड स्पीच में जो तब्दीली होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नैरेटिंग, हम इनडायरेक्ट स्पीच को कैसे नैरेट करेंगे, कैसे आपको बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। इसमें जो कुछ तब्दीलियाँ आती है उसका एक यहाँ कुछ मैंने पहले पॉइंट बता दिया है ताकि आपको समझ में आसानी हो। रिमूवल ऑफ कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा, एडिशन ऑफ डैट इन असर्टिव सेंटेंसेस, चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस टेंस, ये मैंने बताया था। चेंजेस इन प्रोनाउन, चेंजेस टेंसेस जो है ये ज़रूरी है, होता ही है सब में। उसके अलावा और भी चेंजिंग होती है। रिपोर्टिंग वर्ड में भी कुछ चेंजिंग आती है कुछ, जैसे मैंने पीछे बताया। उसके अलावा इंपॉर्टेंट वर्ड्स चेंज होते हैं कुछ, ख़ास तौर पर जो टाइम से रिलेटेड होता है वो चेंज होता है। और अलग अलग जो सेंटेंस होते हैं उसमें भी चेंजेस आती हैं। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। हम जो पहला है वो है रिमूवल ऑफ कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा, है ना। पंक्चुएशन में एक तब्दीली क्या होता है इसमें कि इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद आने वाला कॉमा और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाला इन्वर्टेड कॉमा यानी वावीन को हटा दिया जाता है। ये जो हमने यहाँ रेड्स लिखा है ये कॉमा लिखा है और ये इन्वर्ट, देखिए ये एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है उर्दू और हिंदी में टाइप करने में। ये जो इन्वर्ट कॉमा है ये कॉमा के बाद लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये अकरम सेज शी इज़ रीडिंग अ बुक, अकरम कहता है वो किताब पढ़ रही है। अकरम सेज डैट शी इज़ रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर जो है जो ये था कॉमा था ना, दोनों जो रेड से था वो हम देख रहे हैं कि इसमें है नहीं, कहीं पर नहीं, कहीं पर नहीं है ना। ये इन्वर्टेड कॉमा भी नहीं है, ये कॉमा भी नहीं। तो ये सबसे पहला, ये पंक्चुएशन में तब्दीली होती है। दूसरी तब्दीली क्या होती है कि रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो होता है वो डैट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के बाद डैट का इस्तेमाल आमतौर से बयानिया जुमलों में, मतलब स्टेटमेंट में किया जाता है। सवालिया और हुक्मिया जुमलों में नहीं होता है, क्योंकि हम सवालिया में इंक्वायर्ड, आस्क्ड, ठीक है, और हुक्मिया जुमलों में टू से स्टार्ट करते हैं जो पार्ट होता है। हालांकि बयानिया जुमलों में भी अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, मतलब डैट का इस्तेमाल आप नहीं चाहें तो नहीं कर सकते हैं। जैसे हम जो इस जुमले को दो तरह से बोल सकते हैं। अकरम सेज, अकरम कहता है, डैट शी, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, ही यहाँ पर होगा। अकरम सेज डैट ही इज़ रीडिंग अ बुक, अकरम कहता है कि वो किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर डैट का इस्तेमाल किया गया है, आप चाहें तो डैट का अकरम सेज ही इज़ रीडिंग अ बुक, दोनों सही है। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग स्पीच में मफूल है तो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में के वर्ब में तब्दीली होगी। देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में अगर मफूल है, देखिए ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्ट करने वाला अकरम है।
अकरम सेड टू मी, ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, हम जानते हैं वर्ब के बाद जो वर्ड आता है नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट आता है बाय द वे, तो ये जो है इसका जो वर्ब है, ये वर्ब है ना, इसमें तब्दीली होगी। तो सेड जो है किस में बदल जाता है, टोल्ड में बदल जाता है। एकदम क्लियर है, इसमें बाकी और किसी पर फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर मफूल है जैसे यहाँ है, तो ये जो है सेड जो है फेल, ये टोल्ड में बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल है वो है चेंज इन प्रोनाउन। फिर हम लोग चेंज ऑफ टेंस जो है, शायद इससे वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो चेंज ऑफ टेंस अगले वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा बहुत तफसील से। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन को समझते हैं, क्योंकि प्रोनाउन में बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, वो उस वगैरह का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए एकदम एक सिंपल सा रूल याद रखना है, सन रूल, SON सन। तो ये सन माने सन से क्या हुआ, एस यहाँ एस फॉर सब्जेक्ट है एक्चुअली, ठीक है, एस फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो। ठीक है, मैं इसे हम मिटा रहा हूँ फिर से। तो ये SON सन रूल जो है ये आपको याद रखना है। ये क्या है वो मैं आगे चल के बताऊँगा। देखिए सबसे पहले उर्दू में हम लेते हैं, चूँकि हम उर्दू की मदद से सीख रहे हैं। देखिए अहमद ने कहा, कौमा, क्या कहा, अहमद के अल्फाज को हू बहू हम लोग बोल रहे हैं, मैंने तुम्हारे लिए एक घड़ी ख़रीदी है। अहमद ने मुझसे कहा, यहाँ पर मतलब है ना, यहाँ पर अहमद ने मुझसे कहा, मुझसे मैंने नहीं लिखा। अहमद ने कहा कि मैंने मतलब अहमद ने, तुम्हारे लिए मतलब मेरे लिए। अहमद ने कहा मैंने तुम्हारे लिए घड़ी ख़रीदी है। अहमद ने ये बात हमसे कल बताई थी, मैं अहमद आमने सामने थे, अहमद बोल रहा था, मैं सुन रहा था। अहमद ने क्या कहा मुझसे, ध्यान से समझिए, मैंने तुम्हारे लिए घड़ी ख़रीदी। अब उस बात को मैं आज आप लोगों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि अहमद ने कहा कि उसने मेरे लिए घड़ी ख़रीदी। यहाँ उसने हो गया अहमद और मेरे लिए जो हो गया वो तो मैं ही हुआ। यहाँ जो मैं था ये था अहमद था उस टाइम में, और जो तुम्हारे था ये वो उस वक्त के लिए मैं था। ठीक है, तो क्या हम देख रहे हैं, कुछ तब्दीली देख रहे हैं प्रोनाउन में कि मैं चेंज हो गया उसमें, तुम्हारे चेंज हो गया मेरे में। तो इसी तरह से इंग्लिश में भी तब्दीली होगी। तो यहाँ पे जो है अहमद, इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो अहमद ने कहा, ये कल हमसे अहमद की बात हुई थी, वो मुझसे कह रहा था आई हैव बॉट अ वॉच फॉर यू। और ये बात मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। अहमद ने कहा ही हैड बॉट ए पेन फॉर मी। सॉरी, ये पता नहीं मिस्टेक, फिर टाइपिंग मिस्टेक, इस पेन को आप हटाइए, यहाँ वॉच लिखिए। जो वीडियो लंबा होता है ना तो बार बार देखने के बाद भी कुछ न कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। अहमद सेड डैट ही हैड बॉट अ पेन फॉर मी, वॉच फॉर मी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आई बदल गया है ही में और ये यू बदल गया है मी में। तो इसको हम कैसे समझेंगे, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जब भी हम तब्दीली की बात करेंगे तो इस वाले पोर्शन में तब्दीली की बात करेंगे। ठीक है, ये मैं इसे फिर से डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं वॉच लिख देता हूँ, WATCH वॉच। तो इसमें तब्दीली जो होगी वो इस वाले पार्ट में होगी। तो ये जो सन रूल है, तो ये एक्चुअली क्या है कि इसमें प्रोनाउन में या तो 3 ही पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन आएगा या सेकेंड पर्सन आएगा या थर्ड पर्सन आएगा। तो यहाँ देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है। तो इसमें जो तब्दीली आएगी वो इसके हिसाब से आएगी, ध्यान रखिए। इसमें जो तब्दीली आएगी, हमें तब्दील इसका करना है, ना कि इसका नहीं करना, इसका नहीं करना, इसका करना है। तो इसमें जो तब्दीली आएगी वो इसके बेस पे आएगी। तो इसके पर्सन को देखना है और किसके हिसाब से तब्दील होगा, इसके पर्सन के हिसाब से। तो इसमें अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसमें सब्जेक्ट जो रहेगा उसके हिसाब से बदल देंगे। इसमें अगर सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल देंगे, और इसमें अगर थर्ड पर्सन है तो नो तब्दीली। इसे ही सन रूल कहते हैं ना। एक बार फिर मैं समझाता हूँ आप लोगों को। इसमें आने वाला फर्स्ट पर्सन इसके सब्जेक्ट के हिसाब से, इसमें आने वाला सेकेंड पर्सन इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और इसमें आने वाला अगर कोई थर्ड पर्सन अगर है तो इसमें नो चेंजिंग होगी। तो इसे ही सन रूल कहते हैं। अब हम इसे फिर से समझते हैं। अहमद सेड आई हैव बॉट ए वॉच फॉर मी। अहमद ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए घड़ी ख़रीदी है। तो यहाँ पे आई को देखते हैं, आई किस पर्सन में है, PERSON, किस पर्सन में है। तो हम देख रहे हैं कि अहमद आई जो है फर्स्ट पर्सन में है। अब जब फर्स्ट पर्सन में हो गया तो हम इसमें इसके सब्जेक्ट को देखें। इसमें सब्जेक्ट कौन है, अहमद है। जब कोई किसी का नाम होता है तो वो ऑलवेज थर्ड पर्सन होता माना जाता है। तो यहाँ पे ये आई जो है थर्ड पर्सन मतलब ही बन जाएगा, आई नहीं रहेगा, अब ये ही रह जाएगा। और डैट हमने पीछे सीख ही लिया है कि डैट चेंज होगा। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रोनाउन है यू, तो यू सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन जो है ये इसके
ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। तो यहाँ सेकेंड पर्सन अहमद किसको कह रहा है, मुझे कह रहा है। अहमद सेड टू मी, जो मैंने यहाँ मी ने लिखा है, तो मी फर्स्ट पर्सन है ना, तो यहाँ भी ये फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, तो यहाँ भी ये मी हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, बहुत आसान हो गया समझना आप लोगों को। अहमद सेड, अहमद ने कहा, आई हैव बाउट अ वॉच फॉर यू। अहमद ने कहा कि मैंने तुम्हारी घड़ी खरीदी है। अभी हो गया अहमद सेड डैट ही मतलब अहमद, ये फर्स्ट पर्सन इससे बदल गया। हैड बाउट अ पेन फॉर मी, ये बदल गया मी में, आई बदल गया ही में। इससे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको फिर से रिपीट करके देखिए, इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर आगे भी यहाँ पर देखिए, चेंजेस प्रोनाउन सन रूल। सन रूल को यहाँ फिर से समझते हैं अच्छे से। यहाँ फिर याद रखिए कि प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज्ड। ध्यान रखिए किसका हम चेंज करेंगे, एक मिनट यहाँ फिर से आते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच का हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, इसमें का प्रोनाउन, ये इसके अंदर का प्रोनाउन चेंज करेंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। और किसके हिसाब से चेंज करेंगे, ये इसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से। ओके, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। ही सेड, उसने कहा, आई वर्क इन एन ऑफिस, उसने कहा कि मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। तो यहाँ पे हम जब चेंज करेंगे ही सेड डैट लगा दें, लेने के बाद आई को हम, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ये ही थर्ड पर्सन है, तो ये थर्ड पर्सन, चूँकि यहाँ सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो यहाँ भी थर्ड पर्सन होगा, इसको हमने चेंज किया। तो यहाँ पर आ गया ही सेड डैट ही वर्क इन एन ऑफिस, ठीक है। हम लोग सिर्फ प्रोनाउन पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम सेंटेंस के दूसरे पार्ट्स को आप लोगों को मैंने बता रहा हूँ। तीसरा ये सब्जेक्ट था, यहाँ पे देखिए, सॉरी फर्स्ट पर्सन था। ये दूसरा एग्जांपल, ही सेड टू मी यू आर इल, उसने मुझसे कहा तो बीमार हो। तो यहाँ पर जो हम चेंज करेंगे इस यू को, तो ये सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन इसके ओ से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मी है, मी फर्स्ट पर्सन में होता है, हम जानते हैं। आई वी मी ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। तो यहाँ पे ही आई बन गया ही और यू बन गया आई। और तीसरा अहमद सेज, ये क्या हो गया, ही सेज, यहाँ पर एक्चुअली था क्या, ही ब्रैकेट ऐसे लिखिए, हाँ, अहमद ही सेज ही इज़ प्लेइंग। तो ये ही जो है थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग आएगी, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग आती है। सन रूल मतलब अहमद सेज डैट ही और ही रहेगा। तो हमने देखा कि आई बदल गया ही में, यू बदल गया आई में, और ही में कोई तब्दीली नहीं आई। इसकी सिंपल वजह यह थी कि आई बदला है ही के हिसाब से, यू बदला है मी के हिसाब से, और ही किसी के हिसाब से नहीं बदलेगा। फर्स्ट पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के, रिपोर्टिंग स्पीच ये वाला पार्ट हो गया, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन बदलेगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। दो एग्जांपल हैं। अकरम सेड, अकरम ने कहा, ही विल गो टू द मार्केट, वो बाज़ार जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें ही को चेंज करना है, एक ही प्रोनाउन आया है, तो थर्ड पर्सन जो होता है उसमें नो चेंजिंग आती है। तो अकरम सेड डैट ही, यहाँ ही की जगह पे ही आ गई, ठीक है। ही वुड गो टू द मार्केट, बाकी जो चेंजिंग आई है उस पर हम लोग ध्यान अभी नहीं देंगे। शी सेड आई विल बाई ए पिज़्ज़ा फॉर यू, उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक पिज़्ज़ा ख़रीदूँगी। तो यहाँ पे आई हमें तब्दील करना है, तो हमें इसका सब्जेक्ट देखेंगे। ये सब्जेक्ट शी है, शी मतलब थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो शी यहाँ थर्ड पर्सन आएगा। शी सेड, उसने कहा कि वो मेरे लिए। यहाँ फिर यू जो है आपको क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के बदलता है। इसमें ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन शी सेड, उसने कहा मैं आपके लिए पिज़्ज़ा खरीदूँगी। किसको कहा, मुझे कहा। तो यहाँ पे ये मी है, फर्स्ट पर्सन है, तो यहाँ पे भी यू जो है चेंज हो जाएगा, मी में फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। क्लियर। हमने इनडायरेक्ट स्पीच को नरेट करने के सिलसिले में प्रोनाउन में होने वाली तब्दीलियों के बारे में तफसील से देखा, और इंशाल्लाह अब अगले वीडियो में मैं टेंसेस में तब्दीली और मज़ीद जो छोटे मोटे चेंजेस जो होते हैं उसे हम देखेंगे। अब हम लोग आखिरी सफ़े पे आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, बस उस पर जुल्म न करे और न जुल्म होने दे। जो शख्स अपने भाई की ज़रूरत पूरी करे, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी करेगा। जो शख्स किसी मुसलमान की एक मुसीबत को दूर करे, अल्लाह ताला उसकी क़यामत की मुसीबतों में से एक बड़ी मुसीबत को दूर फरमाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान के ऐब को छिपाए, अल्लाह ताला क़यामत में उसके ऐब छिपाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 2442। अल्लाह ताला हम लोगों को इस हदीस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इंशाअल्लाह फिर बहुत जल्द मिलते हैं
अगले वीडियो के साथ।